नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में हाल के दिनों में हुई ताज़ा हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार ने आशंका जताई थी कि इन घटनाओं के पीछे म्यांमार के घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। अब ऐसे में मणिपुर के मोरहे शहर में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों और विशेष रूप से म्यांमार के घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया है। लेकिन इस बीच कुकी संगठन ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बल उग्रवादियों के साथ मिले हुए हैं। हालांकि मणिपुर पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि जनजातीय एकता समिति और कुकी एमपी मणिपुर द्वारा लगाए गए यह आरोप कि विद्रोही समूहों का सुरक्षा बल साथ दे रहे हैं सही नहीं है। आरोप निराधार और भ्रामक हैं। गौरतलब है कि देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते 3 मई से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है और अब 8.5 महीने के बाद भी राज्य में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। इस जातीय हिंसा की आग में अब तक 180 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 8.5 महीने से हिंसाग्रस्त मणिपुर को प्रधानमंत्री मोदी ने उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने मेघालय के स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मणिपुर ने भारत की प्रगति में अहम योगदान दिया है। हमें राज्य की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। मैं मणिपुर के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मेघालय के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आज मेघालय की अविश्वसनीय संस्कृति और वहां के लोगों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है। आने वाले समय में मेघालय प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की जिद के कारण एक 14 साल के बच्चे की जान चली गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। दरअसल मालदीव मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में एक 14 साल के लड़के की कथित तौर पर मौत हो गई क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उसे एयरलिफ्ट के लिए भारत द्वारा दिए गए डोर्नियर विमान का उपयोग करने की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक से जूझ रहे किशोर का परिवार उसे गाफले फिलिंगली के सुदूर द्वीप विल्मिंगटन से मालदीव की राजधानी माले तक एयरलिफ्ट करने के लिए एक एयर एम्बुलेंस की तलाश कर रहा था जहां उसे बेहतर इलाज मिल सके। लड़के को बुधवार की रात को स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उसके परिवार ने राजधानी में एयरलिफ्ट करने का अनुरोध किया। परिवार की ओर से कई बार लड़के को विमान से माले अस्पताल ले जाने की अनुमति मांगी गई। कई फोन कॉल किए गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए लड़के के पिता ने मालदीव मीडिया को बताया कि हमने स्ट्रोक के तुरंत बाद आइलैंड एविएशन को फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गुरुवार सुबह 8:30 बजे फ़ोन का जवाब दिया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मालदीव में हुई 14 साल के बच्चे की मौत को लेकर मालदीव की सांसद मिकाएल नसीम ने एक्स पर लिखा कि भारत के प्रति राष्ट्रपति की शत्रुता को संतुष्ट करने के लिए लोगों को अपनी जान की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। दरअसल यह घटना भारत और मालदीव में जारी राजनयिक तनाव के बीच सामने आई है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो बनाने वाले मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 24 वर्षीय इमानी नवीन गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश के रूप में की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ट्रेड में चेन्नई के एक संस्थान से बीटेक कर रखा है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अभिनेत्री का प्रशंसक है, सोशल मीडिया प्रमोटर है और इसीलिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता है। उसने रश्मिका के नाम से फेसबुक पर एक फैन पेज बनाया हुआ था और काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी इस पेज पर कम फॉलोअर्स थे, इसलिए उसने भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक ज़ारा पटेल के एक वीडियो के साथ एआई की मदद से छेड़छाड़ कर रश्मिका का डीपफेक वीडियो बनाया। उसने यह वीडियो 13 अक्टूबर को फैन पेज पर अपलोड कर दिया और वीडियो के वायरल होने के साथ जब उस पर नेगेटिव कमेंट्स आने लगे और उसे गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने पोस्ट हटा दी। बता दें कि मामले की जाँच एसआईटी द्वारा की जा रही है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने उनका डीपफेक वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने के लिए धन्यवाद। उस समुदाय के लिए वास्तव में आभारी महसूस कर रही हूँ जो मुझे प्यार समर्थन देकर अपनाता है और मेरी रक्षा करता है। एक्ट्रेस ने आगे अपने प्रशंसकों को एक सलाह भी दी। उन्होंने लिखा कि गर्ल्स एंड बॉयज़, अगर आपकी सहमति के बिना कहीं भी आपकी तस्वीर का उपयोग किया जाता है या उससे छेड़छाड़ की जाती है तो यह गलत है और मुझे उम्मीद है कि यह एक रिमाइंडर है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका समर्थन करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि इजराइल को पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र पर सुरक्षा नियंत्रण बरकरार रखना चाहिए।
बता दें कि उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और अन्य देशों की ओर से इसराइल पर कथित तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल इससे पहले नेतन्याहू ने बयान दिया था कि इसराइल दो देशों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं इसके बाद शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में फिलिस्तीनी क्षेत्रों के भविष्य पर चर्चा हुई। इसके बाद बाइडेन ने कहा कि इसराइल दो देशों के हल का विरोध नहीं करता। कल 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते कई राज्यों में आधे दिन की छुट्टी से लेकर मांस मदिरा की दुकानें बंद रखने जैसे कई आदेश जारी किए गए हैं और इसी क्रम में दिल्ली के एम्स अस्पताल ने भी 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। एम्स के बयान के मुताबिक सभी गंभीर क्लिनिकल सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली के एम्स अस्पताल के अलावा राजधानी के सभी केंद्रीय अस्पतालों में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने हैरानी जताते हुए इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि हेलो इंसानों, कृपया 22 जनवरी को 2 बजे के बाद मेडिकल इमरजेंसी में मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद एम्स मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत के लिए बंद रहेगा। शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे लिखा कि हैरानी की बात है कि क्या भगवान राम भी उनके स्वागत के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बंद रखने का समर्थन करते। हे राम। वहीं टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स सोमवार को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा। लोग दिल्ली एम्स के बाहर गेट पर ठंड में सो रहे हैं ताकि उन्हें जल्द अपॉइंटमेंट मिल जाए। गरीब और मरने वाले लोग इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कैमरे और पीआर के लिए मोदी की हताशा को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी अस्पतालों में आधे दिन की छुट्टी के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीजों के लिए तुगलकी फरमान मौत बनकर मंडराएगा। फैसला अमानवीय है। ऐसे फैसले तो भगवान राम को भी स्वीकार नहीं होंगे। एक डॉक्टर भी अपने सामने मौत के मुंह में जाते मरीज को 2:30 बजने तक इंतजार करने को नहीं कह सकता। फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। यह निंदनीय है। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एम्स ने 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी बंद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में ऐसा कभी नहीं होता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन कई राज्यों में छुट्टी की घोषणा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल 22 जनवरी के कार्यक्रम के मद्देनजर जहां कई राज्यों में छुट्टी की घोषणा की गई है, तो वहीं केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश दिया है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने भी छुट्टी की घोषणा की तो लॉ की पढ़ाई करने वाले 4 छात्र मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए। आज रविवार 21 जनवरी को उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। लाइव लॉ के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट की एक विशेष बेंच आज रविवार सुबह 10:30 बजे इन 4 छात्रों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। 22 जनवरी को छुट्टी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कानून के छात्रों ने तर्क दिया है कि कोई राज्य किसी भी धर्म के साथ नहीं जुड़ सकता या उसे बढ़ावा नहीं दे सकता। लाइव लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि एक हिंदू मंदिर की प्रतिष्ठा का जश्न मनाने, उसमें खुले तौर पर हिस्सा लेने और इस तरह एक विशेष धर्म से जुड़ने का सरकार का एक कृत्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर सीधा हमला है। आगे कहा गया है कि छुट्टी की घोषणा शायद किसी देशभक्त के व्यक्तिगत रूप से याद करने के लिए या ऐतिहासिक शख्सियत की याद में की जा सकती है, लेकिन समाज के एक विशेष वर्ग या धार्मिक समुदाय को खुश करने के लिए, रामलला की प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए नहीं। महाराष्ट्र में 23 जनवरी मंगलवार से मराठा समाज का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सर्वेक्षण शुरू होना है, जिसे लेकर प्रदेश की शिंदे सरकार ने सभी ढांचों को तैयार रखने और सर्वे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सही समय पर और सटीकता से सर्वे करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल शनिवार को इसके लिए गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने और हर माध्यम से लोगों को सर्वे के बारे में बताने का आदेश दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर शनिवार को राज्य के सभी जिलों, प्रमंडलों और नगर निगमों के अधिकारियों से बात की। बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से होने जा रहे इस सर्वेक्षण का काम 23 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 8 दिनों में लगभग 50,000 कर्मचारी इस सर्वे को पूरा करेंगे। इसमें राज्य के मराठा और गैर मराठा जातियों के लगभग 2.5 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। असम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
कि म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही रोकने के लिए जल्द ही बाड़ लगाई जाएगी। इससे अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार म्यांमार के साथ भारत के मुक्त आवाजाही व्यवस्था समझौते यानी FMR पर भी पुनर्विचार कर रही है और भारत जल्द ही इसे समाप्त करेगा। बता दें कि FMR भारत म्यांमार सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिल गया है। बता दें कि अब तक उन्हें समारोह का न्योता नहीं मिला था, जिसे लेकर पार्टी नेताओं ने बीजेपी की आलोचना की थी। लेकिन अब न्योता मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट ने नाराजगी जताई है। दरअसल शिवसेना UBT को यह निमंत्रण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिला है, जिसे लेकर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आप मशहूर हस्तियों और फिल्मी सितारों को तो विशेष निमंत्रण दे रहे हैं, जबकि उनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है और ठाकरे परिवार ने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बीजेपी ठाकरे परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। राउत ने कहा कि भगवान राम आपको माफ नहीं करेंगे और इसके लिए वह आपको श्राप देंगे। आप भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं और रावण की तरह सरकार चला रहे हैं। ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने कल शनिवार को पश्चिमी इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी कर्मी घायल हो गए। यह जानकारी US सेंट्रल कमांड द्वारा दी गई। US सेंट्रल कमांड ने एक्स पर लिखा कि 20 जनवरी को शाम 6:30 बजे बगदाद के समय अनुसार पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट दागे गए। वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें एयरबेस पर भी गिरी हैं। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और कई अमेरिकी कर्मियों को सिर से गंभीर चोटें आई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।